नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मुरी शोभा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन अपने निष्कर्षों और जलवंत मुद्दों से निपटने के तरीकों के लिए याद किया जाएगा। सरकार ने कहा, भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान अल्प विकसित और विकासशील देशों की आवाज उठाने के व्यापक प्रयास किए और अफ्रीका संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने के लिए समर्थन मांगा। जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की सरकार की कोई योजना नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि नई दिल्ली में होने वाला 18वां G20 शिखर सम्मेलन वर्तमान जलवंत मुद्दों से निपटने के लिए प्रासंगिक, अपने निष्कर्ष और समाधान अवधारणा और कार्यों के कारण याद किया जाएगा। रूस और चीन के राष्ट्रपति के इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने की खबरों पर एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्री ने कहा कि कौन से देश किस स्तर पर शामिल होते हैं, इस पर फोकस करने के बजाय वास्तविक मुद्दा यह है कि जो देश उपस्थित होते हैं उन्हें कितना महत्व मिलता है। विदेश मंत्री आज नई दिल्ली में डीडी डायलॉग को संबोधित कर रहे थे। भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 संगठन में शामिल किए जाने के मुद्दे पर डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि यह इस शिखर सम्मेलन में साकार होगा। G20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत विकासशील और अल्प विकसित देशों की आवाज को बढ़ावा देने और अफ्रीकी देशों के लिए सकारात्मक समर्थन के सघन प्रयासों से इन देशों को G20 देशों के संगठन का स्थायी सदस्य बनाने में मदद मिल सकती है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में G20 संचालन के विशेष सचिव मुक्तेश परदेशी ने आशा व्यक्त की कि अफ्रीकी देशों को G20 संगठन में शामिल कराने के बारे में नई दिल्ली में होने वाली G20 शिखर बैठक में स्वीकृति मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपनी छवि बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय कार्यसूची को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में प्रस्तुत करने में सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि G20 देश की प्रगति प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक अवसर है और इससे भारत के बारे में बेहतर नैरेटिव बनता है। श्री परदेशी ने कहा कि विश्व के अनेक देशों ने डिजिटल क्षेत्र में भारत के योगदान की सराहना की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में आधार और UPI जैसा मजबूत डिजिटल ढांचा विकसित करने के कदमों को विश्व नेता महत्वपूर्ण मान रहे हैं। श्री परदेसी के पूरे साक्षात्कार को आज सॉफ्ट लाइट कार्यक्रम में FM गोल्ड चैनल तथा आकाशवाणी के अतिरिक्त फ्रीक्वेंसियों पर रात 9:15 में सुना जा सकता है। यह साक्षात्कार YouTube पर न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। अरुणाचल प्रदेश की 7वीं विधानसभा का 12वां सत्र आज प्रारंभ हुआ। इसकी 4 बैठकें होंगी और यह 7 सितंबर को संपन्न होगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस सत्र के संचालन के लिए सभी महिला विधायकों को अध्यक्ष के पैनल में शामिल किया गया। शामिल की गई विधायक है इटे देवरी, दसांगलू पुल, चकत अबोह और सेरिंग लामू। दिवंगत मंत्री करुड़ू ताइपोडिया, नीलम तारम और चाओ तेवा मेन और 4 दिवंगत सदस्यों के प्रति सत्र के पहले दिन श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के 6 राज्यों के साथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के लिए प्रचार कल समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की धनपुर तथा बोक्सा नगर, पश्चिम बंगाल के
धूपगिरी और झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर कल मतदान कराया जाएगा। वोटों की गिनती इस महीने की 8 तारीख को होगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज हैदराबाद के शमशाद में जलवायु अनुकूल कृषि पर 3 दिवसीय G20 तकनीकी कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में G20 देशों तथा आमंत्रित देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी वजह से विकास की राह में कई चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। सुश्री करंदलाजे ने कहा कि कृषि क्षेत्र के सबसे संवेदनशील होने से इस पर जलवायु परिवर्तन का काफी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पहले से ही महसूस किया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि जलवायु जोखिमों को अनुकूलन के माध्यम से इसका सामना किया जा सकता है, जो तत्कालिक रूप से लाभकारी हो सकता है और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को भी कम कर सकता है। सुश्री करंदलाजे ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रमुख लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों के साथ नेटवर्क प्रोजेक्ट, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जैसी कई पहल सरकार ने शुरू की है। बैठक में कृषि अनुसंधान के विभिन्न मुद्दों, मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संदर्भ में कृषि के संधारणीय विकास के लिए अन्य तकनीकों और तरीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। गणमान्य व्यक्ति देश की उपलब्धियों और कृषि की चुनौतियों से निपटने के लिए जारी प्रयासों को भी साझा करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि सरकार की समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की कोई योजना नहीं है। एक निजी टीवी चैनल के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को आम चुनावों के साथ कराने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने चुनाव समय से पहले या देरी से होने की खबरों को मीडिया अनुमान बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर एक समिति गठित की है और यह समिति इस पर हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श करेगी। असम में CID की बड़ी सफलता में एक IPS अधिकारी सहित 2 पुलिस अधिकारियों को जबरदस्ती वसूली के मामले में आज गिरफ्तार किया गया। गुवाहाटी में पुलिस सूत्रों ने बताया कि CID ने पूछताछ के बाद IPS अधिकारी और बजाली जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बुरागोहेन और उप पुलिस अधीक्षक पुष्पकाल गोगोई को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया। आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए गांधी वाटिका के भीतर एक सेल्फी पॉइंट को स्थापित किया गया। साथ ही गांधी वाटिका में महात्मा गांधी की कई मूर्तियां भी है जो उन्हें विभिन्न मुद्राओं से दर्शाती है। समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल भी उपस्थित थे। वर्ष 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मेलन में नौसेना कमांडर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर विचार करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन के दौरान नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी पिछले 6 महीने के दौरान की गई संचालन, साज सामान, उपकरण, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों और की समीक्षा करेंगे। कमांडर्स नौसेना की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। यह सम्मेलन सुरक्षित समुद्री वातावरण के विकास की दिशा में कई अंतर मंत्रालयी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ नौसेना कमांडरों को संस्थागत संवाद का अवसर प्रदान करेगा। इस आयोजन में नौसेना कमांडर 2047 तक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के दृष्टिकोण के साथ
सामंजस्य करते हुए मेक इन इंडिया के माध्यम से स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ चल रही नौसेना परियोजनाओं की भी समीक्षा करेंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।